Yes. तो इन दैट क्वेश्चन वन पॉइंट वाज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसमें व्हाट डू वी हैव टू राइट, उसमें हमने लिखना है कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसमें सिंस हिंदी वाज नॉट स्पोकन बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, हार्डली 40%, 45, बड़ी हद ज़्यादा से ज़्यादा भी कह दे तो इवन लेस देन 50% ऑफ द पीपल दे आर कंफर्टेबल विद हिंदी। तो एट दैट टाइम दैट नंबर वाज टू लेस, उस समय तो 50% से भी कम था। तो इट वाज थॉट कि अगर हिंदी को फोर्सफुली इफ इट इज़ इम्पोज तो मैनी पीपल दे वुड नॉट लाइक इट, especially South Indian states, they were not in favor of this imposition of Hindi because they were comfortable with their own languages. There is no problem in that. So that is why our constitution makers they paid special attention to this. कि भाई हिंदी वाज नॉट दिस इम्पोज्ड एज नेशनल लैंग्वेज, तो फिर क्या कर दिया गया, हिंदी वाज केप्ट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कि काम किया जा सकता है. बट अलॉन्ग विद हिंदी देयर वाज ऑप्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, although English is not our native language, but still these two options were kept कि भी जो हिंदी and English है they could be used as this official language. Official language का मतलब होता है those languages in which the governments, state and central governments, they can do their work, they can correspond with each other. कॉरेस्पॉन्ड होता है एक दूसरे को, जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, लेटर्स लिखते हैं, क्योंकि सारा काम जो होता है फॉर्मली जो काम होता है दैट इज़ इन रिटन फॉर्म. तो वो जो रिटन फॉर्म में फिर किस लैंग्वेज को, एनी ऑफ द लैंग्वेजेस तो उसको यूज़ करना ही पड़ेगा. तो फिर विच लैंग्वेज वाज टू बी यूज्ड, उसके लिए रखा गया कि हिंदी एंड इंग्लिश दे वर टू बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का डेजिग्नेशन वाज नॉट गिवन बिकॉज कोई भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्री दे डोंट स्पीक एनी वन लैंग्वेज. तो वेराइटी इज देयर. बस इतना आपने उसमें लिखना है, ये 2-3 लाइन से लिखनी है इन दैट पॉइंट, उस हेडिंग के अंदर. ठीक है. सो दैट वाज ऑलरेडी डन. नाउ प्लीज कम टू दिस पेज. लेट मी ऑल्सो ओपन माई बुक. वी वर डूइंग डिसेंट्रलाइजेशन. तो इसमें हमने वी अंडरस्टूड द मीनिंग इन दिस पैरा. डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इज गिवन टू लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट्स. ठीक है. तो जब लोकल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिवन सम पावर्स. तो दैट मीन्स सम राइट्स आर बीइंग गिवन टू देम, सम स्पेशल अथॉरिटी इज बीइंग गिवन टू देम so that they can handle the problems of the people at the local level. जैसे on that day in the last lecture I gave example, फगवाड़ा में अर्बन स्टेट एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के लोकल पीपल दे नो बेटर. जालंधर में किसी कोई भी लोकेलिटी ले लो, वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है उस एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं दे नो बेटर. ठीक है. उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इतना माइन्यूटली नहीं पता हो सकता है, पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि अवर कंट्री इज़ वेरी वास्ट कंट्री. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर हम कहें कि वो उनको इंडिया की हर एक जगह के बारे में हर एक प्रॉब्लम का पता हो, दैट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी, है ना. ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते. तो फिर क्या होता है, जैसे हम इवन टेक एग्जांपल ऑफ योर होम, तो घर पे भी हम डिफरेंट कामों के लिए अलग अलग फैमिली मेम्बर्स की ड्यूटी लगा लेते हैं कि आपने यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दैट वर्क. आप सोच के देखो एक छोटे से घर में भी हम लोग जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में मिल बांट के काम करते हैं. तो ऐसे ही इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा कंट्री है, तो उसमें भी सारे काम मिल बांट के ही होने चाहिए. किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वही सारा कुछ करेगा. तो फॉर दैट रीज़न क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया. ठीक है. लोकल गवर्नमेंट में आ जाता है हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं या विलेज की पंचायत्स होती हैं, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, तो वो सारा कुछ आ जाता है. ठीक है. ये सारा इसमें यही बताया कि क्योंकि लोकल पीपल हैव बेटर आइडिया कि अपना डेवलपमेंट के लिए कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ डेवलपमेंट करनी है, किस एरिया को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है. ज़रूरी नहीं होता कि हर एक एरिया में हर एक कुछ चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल आपकी लोकेलिटी में हो सकता है रोड्स आर वेरी फाइन, वो बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, बट स्ट्रीट लाइटिंग की प्रॉब्लम है. या क्वाइट पॉसिबल स्ट्रीट लाइटिंग इज़ ऑल्सो फाइन, रोड्स आर ऑल्सो ओके, बट सीवरेज की प्रॉब्लम है, वो पाइप्स ब्लॉक हुई रहती हैं, या पानी की प्रॉब्लम है, गंदा पानी आता है या टाइम पे नहीं आता है, या कुछ भी ऐसे, है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह सेम प्रॉब्लम हो, किसी एरिया में कुछ हो सकता है, किसी एरिया में कुछ हो सकता है. तो जो लोकल पीपल होते हैं उनको पता है कि कैसे हम अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो इस करके लोकल गवर्नमेंट्स, मोर ओवर इसमें क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं, जैसे हम आम लोग हैं, तो वी पीपल ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू
इलेक्ट दैट लोकल गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेटिक वे, क्योंकि उसमें भी काउंसलर्स होते हैं, वार्ड बनाए जाते हैं, तो वार्ड्स के काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं। तो फिर जो आम लोग होते हैं लोकेलिटीज़ वाले, उनको मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद के, अपनी लाइकिंग वाले जो पर्सन है उसको चूज़ कर सकें, थ्रू देयर वोट इलेक्ट कर सकें। तो एक ग्रास रूट लेवल पे जिसको बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी की बिगनिंग हो जाती है। बाकी की इलेक्शंस वो बाद की बात है। देखो हमारे कंट्री में कितनी इलेक्शंस में हम लोग सेम पर्सन्स हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लोअर लेवल के, लोएस्ट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन आता है, दैट इज एट द लेवल ऑफ इलेक्शन ऑफ ए काउंसलर एट द वार्ड लेवल। हम लोग जाके वोट डालते हैं। आप बड़े हो जाएंगे 18 ईयर्स के, आप भी वोट डालोगे। तो सबसे पहले हम अपने काउंसलर को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर दूसरी वोटिंग होती है हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो MLAs होते हैं, वी पीपल वोट फॉर देम ऑल्सो। फिर उसके बाद जो होता है अपना जिस पार्लियामेंट की, लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं, उसमें मेंबर पार्लियामेंट MP चूज़ करना होता है, इलेक्ट करना होता है, तो फिर हम लोग उसी के लिए भी वोटिंग करते हैं। तो आप देखो कि सेम पर्सन जो है, जिसकी एज एलिजिबल है, मतलब 18 ईयर से ऊपर है, वो पर्सन 3 तरह की वोटिंग के लिए जाता है, 3 तरह की इलेक्शंस के लिए जाता है। एक काउंसलर लेवल की, वार्ड के लिए, लोकल लेवल के ऊपर, फिर स्टेट के लिए हम लोग इलेक्शन करते हैं, MLA की, उसके लिए वोट डालते हैं, फिर कंट्री के लेवल के लिए हम लोग MP के लिए वोट डालते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे लोएस्ट कौन सा हो गया? काउंसलर, जो वार्ड का होता है। अगर हम विलेज में रहते हैं तो वहाँ पे आगे आएगा विलेज की पंचायत के मेंबर्स। तो इससे हमें एक डेमोक्रेसी का एक बेसिक लेसन वी लर्न कि भाई हाँ, ऐसे ऐसे हमें, दैट पर्सन शुड बी इलेक्टेड हु इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो हमारे एरिया को बढ़िया से डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए वोट डालते हैं ना। तो ये सारा कुछ है। फिर उसके बाद अगले पैरा में बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिस नीड वाज फेल्ट कि भाई हाँ, लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब ये रखा गया कॉन्सेप्ट, तो पहले था बिगनिंग में जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, दे वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। यू प्लीज अंडरलाइन देयर, जो लास्ट यहाँ पर है ये वाला पैरा, दिस पंचायत्स, लास्ट वर्ड ऑनवर्ड, यहाँ से पंचायत्स इन विलेजेस एंड यहाँ पर एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल स्टेट्स बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जब ये बनाई गई तो इनको स्टेट के गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया। उसके बाद कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ, समवन इज अनम्यूटेड। तरबूज हैगा है, तरबूज खाना है मैं नाले पापा टेक कहंदे केयर बेटे, who speaker is on, please let me know. Let me know बेटा किसका माइक ऑन है। I'm also checking. गीतांशु शर्मा और हर्षप्रीत सिंह या ऋषि। मैडम नाम लेंदी है अक्षय शर्मा खुशी होता है ना पर मेरा नहीं लेंदी शी Yes बेटे, who raised hand? Who wanted to tell me? I was just checking the students list. मोक्ष नेजा, हाँ जी मोक्ष बताइए बेटे किसका स्पीकर ऑन है, प्लीज लेट मी नो क्विकली। सुखमन, सुखमन। सुखमन, लेट मी फाइंड। Yes, you all are in 10th class. This much maturity should be there कि जब हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उस समय वी नीड द फोकस्ड अटेंशन। हद है, बाकियों को डिस्टर्ब करते हैं। चलो एनी हाउ, तो कहाँ पर थे हम लोग? तो ये लोकल गवर्नमेंट्स दे वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर पर वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे होते हैं ना, वो अपना ही दबदबा चलाते रहते थे, अपनी मर्जी से ही काम करते थे। तो लोकल गवर्नमेंट्स की, प्लीज अंडरलाइन हियर, उनकी इलेक्शंस टाइम पे नहीं करवाते थे। मतलब एक आर्बिट्रेरी मैनर में
एक फिक्स्ड टाइम नहीं रखते थे कि भी हाँ जी अब मान लो 5 ईयर है तो 5 ईयर बाद करवानी है इलेक्शन। कभी टाइम ऊपर भी हो जाता था, कभी ज़्यादा देर भी हो जाती थी। फिर जो सारे फंड्स वगैरह थे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होते थे। स्टेट गवर्नमेंट अगर फंड नहीं देगी तो लोकल गवर्नमेंट्स काम कैसे करेंगी? बिना पैसों के तो काम नहीं होगा कोई भी डेवलपमेंट का। तो ये सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लोकल गवर्नमेंट्स को ये सारा अंडरलाइन कर लीजिए, उनको कोई खास पावर्स भी नहीं थी। तो पावर्स के बिना फिर वो कैसे अपने एरिया में काम कर सकते हैं जब तक हम किसी को जैसे मैं कहूँ कि नवकीरत सिंह को मैं देख सकती हूँ अपनी स्क्रीन पे। नवकीरत सिंह को आई जस्ट वांट टू सेंड टू मार्केट कि जाओ बेटे मार्केट से आप ये सामान लेके आओ, तो कहेगा ओके मैम आई जस्ट ब्रिंग, बताइए क्या लाना है, आई विल टेल हिम। अच्छा, उसके बाद मैं इसको पैसे ही ना दूँ, ये खड़ा रहेगा बेचारा, है ना। जब तक मैं इसको मनी नहीं दूंगी कि जाओ भी ये पैसे ले लो, ये सामान की लिस्ट है ये लेके आओ, अनलेस एंड अंटिल आई डोंट गिव हिम मनी, हाउ कैन ही ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट? नहीं ना ला सकता। ये नहीं कहना कि अपने पास से खर्च करे, अपने पास से नहीं करना। जब मैंने इसको देनी है, मेरी ड्यूटी है, मैं हूँ स्टेट गवर्नमेंट, नवकीरत सिंह हो गया लोकल गवर्नमेंट। तो जब तक मैं इसको फाइनेंस नहीं करूंगी, इसको पैसे नहीं दूंगी, तो ही विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग एनीथिंग। तो सेम वे जब तक स्टेट की गवर्नमेंट फंड्स अलॉट नहीं करेगी, फंड्स प्रोवाइड नहीं करेगी, तो लोकल गवर्नमेंट्स बेचारी कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज थी। तो फिर क्या किया गया कि ये सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कोशिश किया गया, एफर्ट वाज मेड कि भी इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा दूर किया जाए। तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए गए इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से ईयर में? 1992 में। यहाँ पर प्लीज अंडरलाइन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फाइनल पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, the constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ 1992। ठीक है, कि उसके पहले भी लोकल गवर्नमेंट तो थी बट ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। तो 92 में कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए कि इनको ज़्यादा पावर दी गई, इनको ज़्यादा अथॉरिटी दी गई। पावर इन द सेंस कि अथॉरिटी, काम करने की जो ताकत है वो थोड़ी दी गई। अब वो कौन से अमेंडमेंट्स किए गए, नाउ ये इनको आपने नंबरिंग कर लेनी है। 5 पॉइंट्स है यहाँ पर, एज इट इज़ ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो यही पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट था it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को रेगुलर इलेक्शंस, कि भाई ये नहीं कि जब दिल किया तब इलेक्शन करवा लिए, नहीं तो लेट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब फिक्स रखा गया कि 5 साल के बाद इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शंस होने ही होने हैं। जैसे अभी आपने देखा तकरीबन लास्ट टू लास्ट मंथ, अप्रैल के मंथ में हमारे कंट्री में 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए। तो ऑब्वियसली उनका 5 इयर्स का ड्यूरेशन पूरा हो रहा था, टर्म वाज गेटिंग कंप्लीटेड। तो अब चाहे कोरोना की प्रॉब्लम थी, जो भी था व्हाटएवर, तो भी इलेक्शंस रखे ही गए ना, भी जैसे तैसे करके फॉर्मली एक काम चलना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए अननेसेसरी। तो ये किया गया कि इलेक्शंस करवाने, मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरीली। उसके बाद था कि सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर, प्लीज अंडरलाइन, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ताकि इनको भी ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिले। आपने 9th में पढ़ा था चैप्टर इलेक्शन, उसमें रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी टॉपिक आपने पढ़ा था। सो दैट ऑल पीपल इन अवर सोसाइटी दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम फॉरवर्ड। कोई ऐसा ना हो कि कोई पीछे रह जाए या किसी को अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो उसके लिए सीट्स की रिजर्वेशन रखी गई कि भाई ये पीपल बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज दे विल हैव टू बी केप्ट एज दिस वी कैन से कैंडिडेट्स, यही लोग ही खड़े हो पाएंगे, दूसरा नहीं। ठीक है, कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई एज पर द प्रपोर्शन। उसके बाद है एटलीस्ट 1/3, इसको पॉइंट को ना आप थोड़ा शॉर्ट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन, कि जितनी भी सीट्स होंगी, ये ज़रूरी नहीं कि इंडिया की, अब आपको पता है कि ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल इन साइज़। कोई स्टेट्स बहुत बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, बड़ी छोटी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो किसी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी में कम है। तो एज़ पर देयर पॉपुलेशन जितनी भी उनकी सीट्स होती होगी अपने लोकल बॉडीज़ की, लोकल बॉडी में फिर से बता रही हूँ, पंचायत, अगर सिटी एरिया है तो फिर म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फ़र्क तो कुछ खास नहीं है म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन में, बस इतना है कि जिन शहरों की पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है वहाँ पे हो जाती है, उसको कह देते हैं उनकी बॉडी को म्यूनसिपैलिटी, और जिन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर उसी को बॉडी को, लोकल बॉडी को कह देते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन।
ठीक है, बाकी काम वही है, फंक्शन वही है। और विलेज है तो वहाँ पे क्या देते हैं, पंचायत। तो 1/3 सीट्स विमेन ही कैंडिडेट्स के तौर पे खड़ी होंगी वहाँ पे। उसके बाद है और एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। हर एक स्टेट में, जैसे अपना आपने 9th में पढ़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कंट्री में एक है इलेक्शन कमीशन, वो उसकी ड्यूटी है पूरे कंट्री में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, जो अपना होती है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की और पार्लियामेंट की, लोकसभा की। वो जो पूरे कंट्री के लिए इलेक्शन कमीशन है, इट्स ड्यूटी इज टू गेट दीज इलेक्शंस कंडक्टेड फॉर दीज 2 एरियाज, ठीक है। बट जो लोकल बॉडी वाला होता है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन वाली, इसकी इलेक्शंस कौन करवाता है? हर एक स्टेट का अपना अपना एक अलग से भी होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना, स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फगवाड़ा में लोकल इलेक्शंस होती हैं तो पंजाब का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करवाएगा। जलंधर में है, अमृतसर में है, तरन तारण में है, कहीं पर भी है पंजाब के अंदर अंदर, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी इलेक्शंस करवाता है, ठीक है। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द local bodies and nature of sharing varies from state to state. Please underline कि अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की, कि उन्होंने अपनी कुछ पावर्स और अपनी कुछ रेवेन्यू का कुछ पार्ट है। रेवेन्यू होता है जो गवर्नमेंट की इनकम होती है ना बेटे, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे हम सारे लोग काम करते हैं तो हमें जो इनकम मिलती है उसको हम इनकम क्या देते हैं, कि आपकी जैसे पेरेंट्स की इनकम, मेरी इनकम, जो हम सारे बड़े लोग काम करते हैं तो इनकम होती है हमारी। बट जो स्टेट की इनकम होती है, स्टेट मतलब कंट्री हो चाहे स्टेट हो, कुछ भी हो, तो जो कंट्री होता है या स्टेट होती है उसकी इनकम के लिए इनकम वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, उसके लिए वर्ड इज़ यूज्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो जब भी रेवेन्यू वर्ड इज रिटन तो आपने मतलब समझना है कंट्री की या किसी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी आमदनी है, इनकम है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ पैसे भी देंगी, अपनी इनकम का कुछ पार्ट भी देंगी लोकल गवर्नमेंट्स को, और अपनी जो उनके पास पहले पावर्स थी उसमें से कुछ पावर्स भी देंगी। पावर्स मतलब काम करने की अथॉरिटी भी देंगी, और साथ ही साथ में मनी भी देंगी, पैसे भी देंगी कि ठीक है आप अपने इलाके में ये काम करो। जैसे मैं नवकीरत सिंह को मनी दे दूं, जाओ नवकीरत सिंह अपने एरिया में ये डेवलपमेंट का काम करो। तो अब नवकीरत सिंह की अथॉरिटी है, वो जिस तरीके से चाहेगा, जिसमें इसको लगेगा अपने एरिया के हिसाब से कि बेस्ट पॉसिबल वे से ये काम हो सकता है, ऐसे पैसे खर्च करूँ तो ज़्यादा बेटर काम हो सकता है, तो ये इसको मतलब अथॉरिटी दे दी, पैसे भी दिए, अथॉरिटी भी दी, ठीक है। तो ये सारा कुछ रखा गया। सो दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ही है ना, हाँ, 1 2 3 4 5 है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Now let me share your this attendance form. You quickly fill it. I am sending it to your class group. Please quickly fill the attendance form. उसके बाद हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। Hurry up. Yes. So now we have to start from here. अब यहाँ पे बताया कि रूरल लोकल गवर्नमेंट्स कौन सी होती हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ एक थोड़ा पेंसिल से ब्रॉड सा हेडिंग लिख सकते हो, रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट का मतलब, रूरल मीन्स विलेज एरियाज, सी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब जहाँ लोग रहते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ हैबिटेशन देयर कैन बी 2 ways टू डिफाइन। अगर तो है विलेज, विलेज है जहाँ फार्मिंग लोग ज़्यादा करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, विलेज। रूरल एरिया उसको विलेजेस को बोल देते हैं। अगर हम सिटीज़ हैं वहाँ पर हम क्या देते हैं, अर्बन एरियाज, ठीक है। तो लोग या तो विलेजेस में रहते हैं या सिटी एरियाज में रहते हैं। तो जो विलेज हैं वहाँ पे होती है, उस एरिया को कह दिया जाता है वहाँ की रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायत, ठीक है। रूरल शब्द का ही मतलब विलेज, तो विलेज में होती है पंचायत। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो पंचायत है हर एक विलेज में, प्लीज अंडरलाइन, यहाँ पर आपको आ सकता है राइट ए नोट ऑन पंचायत। तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उस सारे को क्या बोला जाता है, इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम है
तो पंचायती राज सिस्टम में सारा ही आ जाता है, ये सारे हमारी चाहे विलेज की है चाहे अर्बन एरियाज़ की है, पंचायती राज सिस्टम उसमें सारी आ जाती हैं, कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, विलेज पंचायत। अगर वर्ड आता है सिर्फ पंचायत तो उसमें पंचायत के बारे में बताना है। तो अब क्या होता है पंचायत में, हर एक जो विलेज है, प्लीज अंडरलाइन, ईच विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस हैव ए ग्राम पंचायत. दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड ए प्रेसिडेंट एंड सरपंच. मतलब अगर बड़ा विलेज है, साइज बड़ा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बड़ा विलेज है तो वहाँ की उसकी अपनी पंचायत हो सकती है. अगर कई ऐसे भी होते हैं, कई विलेज बहुत छोटे होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े घर होते हैं, वहाँ पे थोड़े ही लोग रहते हैं, जैसे कोई गांव है, मान लो वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग रहते हैं, तो उसकी अपनी पंचायत होगी. ऑन दी अदर साइड कुछ ऐसे छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पे मान लो 500-700 लोग रहते हैं किसी गांव में, फिर उसके साथ वाले गांव में कोई 700-800 लोग रहते हैं, उसके और ही पड़ोस में कोई विलेज है, वहाँ पे मान लो 400-500 लोग रहते हैं, मतलब छोटे विलेज हैं. तो अगर छोटे विलेज हैं तो वो मिलके उनकी इकट्ठी पंचायत बनती है, अगर बड़ा विलेज है तो उसकी अपनी इंडिविजुअल पंचायत बनती है. ठीक है, तो वो अपनी एक पंचायत का इलेक्शन करते हैं. तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो पूरा विलेज होता है उसको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. कुछ कुछ एरिया को नाम दे दिया जाता है, ये वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 2, ऐसे जैसे आप भरते हो ना ये पर्सनल मेमोरेंडम में, तो ऐसे वार्ड्स बना दिए जाते हैं, एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है. उस एरिया में रहने वाले जितने लोग हैं उनका फिर वो वार्ड नंबर होता है. ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो अपने अपना जो जिसको भी उन्होंने इलेक्ट करना होता है वो पंच चुनते हैं. जो पर्सन चुना जाता है दैट इज कॉल्ड पंच. और एक होता है उनका सरपंच. सरपंच मतलब जैसे क्लास में मॉनिटर कह सकते हैं ना, बाकी सारे बच्चे और एक मॉनिटर, तो ऐसे ही कुछ होते हैं पंच और एक होता है प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट को ही हिंदी में कह देते हैं, हिंदी या पंजाबी में सरपंच, प्रेसिडेंट और सरपंच. एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन. एडल्ट पॉपुलेशन मतलब वो सारे लोग जिनकी एज 18 या 18 ईयर से ज़्यादा है, वो सारे लोग दे पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन. फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बताया है उसके बारे में, ये वाला पेज, ये वाला पैरा. It is the decision-making body for the entire village, and the panchayat works under the overall supervision of the gram sabha. मतलब जो पंचायत है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, विलेज की डेवलपमेंट का कोई भी जो काम है दैट इज डन बाय दिस पंचायत. अब है कि पंचायत के का मतलब ये नहीं कि वो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा लोगों का, या वो बिना मतलब अपनी मनमाने तरीके से काम करेंगे, वो भी नहीं कर सकते. उसके बाद क्या होता है, विलेज की जितने भी लोग हैं, सारे विलेज के जिनकी एज 18 या उससे ऊपर है, ऑल दोज पीपल आर नोन एज ग्राम सभा. आई होप यू रिमेंबर इन 6th क्लास आपने ये कॉन्सेप्ट किया था, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा. मतलब सारे लोग जिनकी एज 18 या उससे ज़्यादा है, वो सारे लोगों को इकट्ठा नाम दे दिया जाता है ग्राम सभा. ठीक है, फिर वो अपने में से कुछ एक को चुन लेते हैं एज पंच या सरपंच. ठीक है, पहले सारे लोग, बड़े लोग जो है 18 से ऊपर, वो सब कहलाते हैं ग्राम सभा. फिर उसमें से कुछ को चुन लिया जाता है पंच और एक सरपंच. तो ग्राम सभा क्या करती है, वो चेक रखती है, वो नज़र रखती है कि ये जो हमने मेंबर चुने हैं, पंच चुने हैं, सरपंच चुने, क्या वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. ये आपको 1 मार्क में आ सकता है. वोटर ऑफ द विलेज का सीधा सही मतलब है एज उनकी 18 ईयर्स या ऊपर होगी तभी वो वोट डाल सकते हैं, तो इस करके वो सारे ही मेंबर्स हैं. इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. मतलब ये जो ग्राम सभा है, सारे विलेज के जो बड़े लोग हैं, वो पूरे साल में 2 या 3 बार उनकी मीटिंग होती है. उन वो जो 2-3 मीटिंग्स होती हैं उसमें वो देखते हैं कि हमारी पंचायत जिसको हमने चुना था, पंचों को, सरपंच को, क्या वो अपना बजट ठीक से बना रहे हैं. बजट इन द सेंस कि जो सरकार से पैसे मिल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, क्या उनको ठीक तरह से यूटिलाइजेशन करने का उनका अरेंजमेंट हो रहा है. जो विलेज में जो जो प्रॉब्लम्स थी, किसी जगह कोई गली नहीं बनी हुई है, कच्ची सड़क है वहाँ पे, या स्कूल की प्रॉब्लम है, मतलब स्कूल है या वॉशरूम नहीं है वहाँ पे, या पानी का अरेंजमेंट नहीं है. विलेज के स्कूलों में आपने तो देखा भी नहीं होगा, बहुत थोड़ी बुरी हालत ही होती है. तो वहाँ पे कई बार छत ठीक नहीं है, वो लीक करती है बारिश के दिनों में, या कोई उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है, या रूम ही नहीं है. तो मतलब देखते हैं कि हमारे गांव में क्या ज़रूरत की चीज़ है, पंचायत उस पर पैसा खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है. ठीक है, ये सारा वो ध्यान रखते हैं. तो उनके फिर वो अप्रूवल देते हैं, फिर जो ग्राम पंचायत है वो अपने फंड्स को खर्च करती है. ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं. अनलिमिटेड नहीं है कि भाई पंचायत बन गया, सरपंच बन गया कोई तो जो दिल करे वही काम करेगा, ऐसा नहीं वो कर सकता. ठीक है, उसके बाद है, ये हो गया पंचायत विलेजेस का. अब है सिटीज़ में क्या होता है. लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज अप राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आ जाना है हमने.
अगर आपको याद हो, एक हमने 8th क्लास में किया था जुडिशियल सिस्टम, एक ट्रायंगल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में करते हैं कि नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट्स, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, सॉरी नीचे होती है लोकल कोर्ट्स, आफ्टर दैट क्या होता है हाई कोर्ट, और आफ्टर दैट एट द टॉप होता है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही हमने चलना है, पहले ग्रास रूट लेवल के ऊपर विलेजेस होते हैं, तो उनकी हो गई पंचायत। अब पंचायत से ऊपर क्या होता है, दैट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। क्या होता है, यहाँ से अंडरलाइन करिए, a few ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए पंचायत समिति। ठीक है, व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड, इसको छोड़ के सीधी सीधी लाइन बना सकते हैं कि कुछ ग्राम पंचायतें मिलके अब एक बना लेती हैं पंचायत समिति। ठीक है, मान लो 5-6 विलेजेस हैं, तो उन विलेजेस की जो पंचायत है, अब वो 5-6 पंचायतें मिलके बनाएंगी, एक और अपनी कमेटी बना लेंगी, उसको कहा जाता है समिति, पंचायत समिति। और किसी जगह इसको कह देते हैं ब्लॉक, और किसी जगह कह देते हैं मंडल। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार वाली साइड पे वहाँ मंडल कहा जाता है, हमारे यहाँ पंजाब में पंचायत समिति या ब्लॉक भी बड़ा पॉपुलर है। मतलब तीनों ही नाम है, तीनों ही चलते हैं हमारे देश में, मतलब उनका एक ही है, पंचायत को मिला के ग्रुप करके उसको कहते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज कंस्टिट्यूट, हाउ इज ए ब्लॉक कंस्टिट्यूटेड, या व्हाट इज देयर इन ए ब्लॉक, या वैसे ही व्हाट इज ए ब्लॉक, तो आप लिखोगे ब्लॉक मीन्स ए ग्रुप ऑफ फ्यू ग्राम पंचायत, ऐसे आएगा आपका आंसर। तो अब इसमें इसके जो मेंबर्स होते हैं, प्लीज अंडरलाइन, members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। मतलब जितनी भी पंचायतें थी, मान लो 10 पंचायतें थी, तो वो 10 पंचायतों के जितने भी मेंबर्स हैं, वो अपने में से फिर इस पंचायत समिति के मेंबर्स को आगे चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे। जैसे हम ऐसे समझ लें, जैसे स्कूल में 6 से लेके 10th तक की क्लासेस हैं, तो पहले क्लासेस अपने अपने मोनीटर चुने, मोनीटर चुन लिए, वो हो गई पंचायत या पंच हो गए। अब वो जो पंच हैं, जो चुने हुए मोनीटर्स हैं, वो इकट्ठे हो जाए, और इकट्ठे होके फिर उनको नाम दे देंगे पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। फिर वो अपने में से कुछ लोगों को चुने, वो जो लोग चुने जाएंगे जो मोनीटर्स में से ही होंगे, दे विल बी नोन एज द पंचायत मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति, और दिस क्या बोलते हैं इसको, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद। फिर वो जो उन पंचों में से चुने हुए, पंचायतों के चुने हुए मेंबर्स थे, उनको कहा जाता है ये जिला परिषद। ठीक है, पहले पंचायत को कौन चुनता है, आम लोग जो विलेज के होते हैं। फिर वो पंचायतों के जो पंच है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कह देते हैं पंचायत समिति। फिर वो पंचायत समिति के जो सारे पंच थे, ठीक है, अब वो आपस में से चुनेंगे, अपने में से चुनेंगे, कुछ एक लोगों को एक ग्रुप बनाएंगे, उसको कहा जाता है, ये यहाँ पर अंडरलाइन करना है, जिला परिषद, या जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कह देते हैं। ठीक है, अब कई बार अपना एड्रेस लिखते हो तो उसमें आता है ना डिस्ट्रिक्ट जलंधर, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, तो वो यही वाले डिस्ट्रिक्ट है, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है, अब ये जो मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद दे आर इलेक्टेड, मोस्ट क्या सारे इलेक्टेड ही होते हैं। अब वो जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दोज सो एंड सो, अब ये सारे जो ये अपनी इलेक्शन की हुई है, ये जो डिस्ट्रिक्ट या ज़िला परिषद है, जो इनके मेंबर्स होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या अपना ये होते हैं एमएलएज होते हैं, वो भी उसमें से भी ज़्यादातर इन्हीं चुने हुए मेंबरों को ही आगे लेके आया जाता है, जो टिकट देते हैं अलग अलग पार्टीज, वो इनको देते हैं, और उसमें से ही फिर कोई ना कोई वो आगे एमएलए चुना जाता है या एमपी चुना जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी एमपी हो या एमएलए हो, वो अपनी इस परिषद का हिस्सा जरूर होता है। सिंपल सी बात ये है, हमने याद रखनी। उसके बाद है, लास्ट लाइन पे आ जाए, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कह दें या चेयरमैन कह दें, अगर लेडी है तो चेयरपर्सन बोल देते हैं, अगर जेंट्स हैं तो चेयरमैन बोल देते हैं। तो वो अपनी अपनी क्या होता है, जिला परिषद का हेड होता है, मतलब एक जैसे सरपंच होता है, तो ऐसे ये यहाँ पे हेड होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ये सिटीज़ का एरिया। तो सिटीज़ के एरियाज़ में क्या होता है, अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में प्लीज़ अंडरलाइन, यहाँ से सारी लाइंस को अंडरलाइन कर लो। म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स, टाउन्स का मतलब होता है जहाँ पे थोड़ी कम आबादी है, पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे हो जाती है म्यूनसिपैलिटी। और जो बड़े सिटीज़ होते हैं, आगे लिखा ना बिग सिटीज़, बिग सिटीज़ एरिया नहीं, बिग सिटीज़ का मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर हो जाती है देयर इट इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। काम दोनों के एक ही है, काम वही करने हैं, बट सिर्फ उसका एक नाम का फ़र्क आ जाता है,
वो भी ओनली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एरिया कि यहाँ पे कम पॉपुलेशन थी, यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या है, इनको कंट्रोल कौन करता है, आगे अंडरलाइन करिए। दीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये जो हम शहरों में रहते हैं, सिटीज़ में, हम लोग जो अपने काउंसलर चुनते हैं वो सारे ही इसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब वही इसके मेंबर्स होते हैं। फिर क्या होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। अच्छा, अब जो म्यूनसिपैलिटी होती है उसका जो हेड होता है, प्रधान होता है, उसको कह देते हैं म्यूनसिपल चेयरपर्सन। और जो कॉरपोरेशन का हेड होता है उसको कह देते हैं मेयर। जैसे बड़े सिटीज़ होते हैं ना, जैसे हम कहें जलंधर के मेयर, लुधियाना के मेयर, और कोई और छोटा एरिया है वहाँ के कह दे, वहाँ के नाम मतलब सिर्फ डेजिग्नेशन है एरिया वाइज। मैंने पहले भी बताया, जो म्यूनसिपैलिटी होती है उसका जो हेड होता है, ही इज़ कॉल्ड, ही या शी इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल चेयरपर्सन। और जो बड़े सिटी की कॉरपोरेशन का हेड होता है उसको कह देते हैं मेयर। और चुनता कौन है उनको, दोनों को ही, उनके जो अपने म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन के जो काउंसलर्स होते हैं, जिनको हम आम लोगों ने चुना हुआ है, वो अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं। तो अब मतलब ये हो गया सारी कहानी का कि ये सारा कुछ होता है, इट गिव्स प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी टू पीपल एट द लोकल लेवल, ठीक है। विद दिस आई वांट टू फिनिश हियर फॉर today's lecture.